हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मानव जनन की बात कर रहे थे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है हम लोग जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि टोटल 4 पार्ट्स थे, जिसमें से मैंने बताया था टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अलावा हमने देखा था कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, सहायक नलिकाएं होती हैं। इसके अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, सहायक ग्रंथियां। और सबसे आखिरी पार्ट जो होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। तो यहाँ तक की बात हमें करनी थी। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर हमने देखा था कि जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस का जब हमने कट सेक्शन देखा था तो कट सेक्शन में हमें समझ में आया था कि इस टेस्टिस के अंदर कुछ हाईली क्वाइल्ड कुंडलित क्या है संरचनाएं हैं। और ये हाईली क्वाइल्ड टिब्यूल्स को हमने क्या कहा था, सेमनीफेरस टिब्यूल कहा था। तो मुझे अगर याद आ रहा है तो मैं अगर देखूं तो ये वाला जो हिस्सा मुझे दिखाई देगा सेमनीफेरस टिब्यूल का। तो सेमनीफेरस टिब्यूल का जब हम लोग कट सेक्शन देखते हैं तो मुझे नजर आती है कि वहां पे दो तरीके की कोशिकाएं प्रेजेंट हैं। तो अगर ये मैं एक सेमनीफेरस टिब्यूल का कट सेक्शन लेता हूं तो हमने देखा था कि इस सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर इस शुक्राणु जनन कोशिकाएं अगर यहाँ पे देखें तो कुछ प्रेजेंट है इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इलोंगेटेड सेल्स थी। और ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं जिनको मैंने सेमनीफेरस टिब्यूल कहा था, इसके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सबसे पहली कोशिका थी मैंने बताया था ये थोड़ी सी स्फेरिकल होगी। स्फेरिकल का मतलब ये है कि जनरली ये राउंडेड हैं, ये गोल हैं। और जनरली इन सेल्स को हमने नाम दिया था स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल को हमने क्या नाम दिया था, स्पर्मेटोगोनिया कहा था। या फिर इनको हमने क्या कहा था, मेल जर्म सेल कहा था। इसे हमने क्या कहा था, मेल जर्म सेल कहा था। दूसरी कोशिका जो हमें इसके अंदर दिखती है, दूसरी सेल जो है ये थोड़ी सी इलोंगेटेड है। तो दूसरी वाली सेल को अगर हम लोग देखें तो ये सेल थोड़ी सी इलोंगेटेड है। और ये जो इलोंगेटेड सेल्स है, इन इलोंगेटेड सेल्स को हमने सर्टोली सेल कहा था। इन इलोंगेटेड सेल्स को हमने क्या कहा था, सर्टोली सेल्स कहा था। ये सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, पोषण देने का काम करती हैं। जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है, जो शुक्राणु क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनको क्या करती हैं, नरिश करने का काम करती हैं, उनको नरिशमेंट देती हैं। तो इसीलिए इन इन कोशिकाओं को, इन सेल्स को हमने क्या कहा था, नर्स सेल कहा था। या फिर सस्टेंटिकुलर सेल भी हमने इनको कहा था। तो मैंने ये कहा कि ये जो हम लोग कट सेक्शन देख रहे हैं, ये कट सेक्शन किसका है, सेमनीफेरस टिब्यूल का है, शुक्र जनन नलिकाओं का है। तो मैं इसे लेबल कर देता हूं कि हम लोग ये कट सेक्शन किसको दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा था ये टेस्टिस होता है। थोड़ा सा मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जनरली ये ओवल शेप की टेस्टिस थी। इस ओवल शेप की टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट बन रहे थे जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहा था। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमने देखा था कि कुछ हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल पाई जा रही हैं इस तरीके से। और ये जो हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल हैं, इसी का एक कट सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल मुझे दिखाई दे रही है, उसका एक कट सेक्शन हमने देखा। और ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, ये सेमनीफेरस टिब्यूल को हमने हिंदी में क्या कहा था, शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली इसमें शुक्राणुओं का जनन होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटोजोआ का बनना। शुक्राणुओं का निर्माण कहां पे होगा, तो इन शुक्र जनन नलिकाओं में होगा। और इन शुक्र जनन नलिकाओं को हमने क्या कहा है, इन शुक्र जनन नलिकाओं को हमने क्या कहा है, सेमनीफेरस टिब्यूल कहा है। और ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल हैं, अगर हम इसकी आंतरिक संरचना देखें तो इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, दो तरीके की मुझे सेल्स दिखाई दे रही हैं। एक सेल्स जो कि मुझे यहाँ पे राउंडेड दिख रही हैं, इन राउंडेड सेल्स को हमने क्या कहा है, स्पर्मेटोगोनिया कहा है। या फिर इसी को मेल जर्म सेल या फिर नर जर्म कोशिका कहते हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ इलोंगेटेड सेल हैं। ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, जो थोड़ी सी लंबी लंबी ये सेल्स मुझे दिखाई दे रही हैं, इन इलोंगेटेड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं,
सर्टोली सेल्स कहते हैं या फिर सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जनरली दो तरीके की सेल्स जो हैं ये लाइनिंग बनाएंगी किसकी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, शुक्र जनन नलिकाओं की। अब इसमें से ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन में जाता है, ये स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करता है, डिवीजन में जाता है, विभाजन में जाता है, और जब ये डिवीजन में जाता है तो ये एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, या फिर इसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि शुक्राणु जो है ये बनेगा किससे, तो ये बनेगा स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जिसे नर जर्म कोशिका या मेल जर्म सेल कह रहे हैं, ये सेल डिवीजन में जाएगा, विभाजन में जाएगा, और एक जो है मेल गैमेट का निर्माण करेगा। और ये जो मेल गैमेट होता है इसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, या फिर हम इसे शुक्राणु कह रहे हैं। तो कहने का मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोगोनिया से इस स्पर्मेटोजोआ का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब मुझे समझ में आता है निर्माण, साथ ही साथ स्पर्मेटो का मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्पर्मेटोजोआ की। तो स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेल जर्म कोशिका है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग पे पाई जा रही है, ये विभाजित करेगी, इसके अंदर डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, और फाइनली ये क्या बना लेगी, शुक्राणु बनाएगी, स्पर्मेटोजोआ। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन कहेंगे, या फिर हम इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। तो मुझे ये बात समझ में आ गई। दूसरी कोशिका भी यहां प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल को अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने इस सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी कहा था। नर्स सेल के साथ साथ मैंने इसी सर्टोली सेल को सस्टेंटिकुलर सेल भी कहा था, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है, इस डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देती हैं। तो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को क्या करेंगी, नरिशमेंट देंगी, पोषण देंगी, और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करती हैं, सर्टोली सेल। इसीलिए मैंने इसे नर्स सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल कहा था। अब मुझे यह समझना है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है मेल के अंदर शुरू होता है, ठीक है। तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत तब होती है जब यौनावस्था आती है, जब किशोरावस्था आती है। तो किशोरावस्था के टाइम पे, तो मैंने ये कहा है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होगी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, किशोरावस्था, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, यौनावस्था। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत या फिर शुक्राणुओं का निर्माण कब शुरू होगा मानव के अंदर या फिर मेल्स के अंदर, तो हम लोग कहेंगे प्यूबर्टी की एज में, किशोरावस्था के समय। और प्यूबर्टी के एज में एक हार्मोन आता है, एक हार्मोन आता है जिसे कहते हैं GnRH। इस GnRH का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो इसे कहेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे। और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जब इसका स्राव बॉडी के अंदर होता है, जब इसका सिक्रीशन बॉडी के अंदर होता है, तो ये गोनैड्स जो हैं ये एक्टिवेट होते हैं। और जब गोनैड्स जो हैं, जनेंद्रियां जो हैं, ये जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो इनके क्रियात्मक होने की वजह से ये प्रोसेस शुरू होगा जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। तो मैंने ये कहा
है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इसकी शुरुआत प्यूबर्टी के एज पे होगी, किशोरावस्था के समय पे होगी, जब हमारे बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, जब सिक्रीट होगा GnRH, जिसे हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हालांकि ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रभाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। और ये गोनेडोट्रोपिन जो है सिक्रीट तब होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से जब हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब तक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनेगा तब तक एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगा, और जब तक एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं बनाएगा, गोनेडोट्रोपिन। और ये गोनेडोट्रोपिन को हम लोग कहते हैं LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मुझे ये बात अब समझ में आ रही है, इसको मैं एक बार फिर से रीएम्फेसाइज करता हूं। मैंने कहा ये सर्टोली ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्र जनन नलिकाएं हैं। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, 2 टाइप्स की सेल मुझे दिखाई दे रही हैं। एक को जिन्हें मैंने स्पर्मेटोगोनिया बोला है, और इसी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनना है, स्पर्मेटोजोआ, और इसी स्पर्मेटोजोआ को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। और ये जो मेल गैमेट का निर्माण है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इसकी शुरुआत प्यूबर्टी पे होती है, किशोरावस्था के समय में होती है, जब हमारे बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो मुझे पता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसी से बनना है क्या, स्पर्मेटोजोआ। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है द्विगुणित। डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है, द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब ये है कि इनके अगर सेल के अंदर देखोगे तो 2 सेट पाए जाएंगे क्रोमोसोम के। तो अगर 2 सेट पाए जाएंगे तो इस स्पर्मेटोगोनिया को मैं क्या कहूंगा कि ये सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब मुझे समझ में आ रहा है द्विगुणित हैं। लेकिन जब इनका विभाजन होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ और शुक्राणु ये कैसे होंगे, अगुणित होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब मैं इस स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा कैसे ये समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे पास एक डायग्राम दिख रहा है यहां पे, और ये पूरा प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये कैसा है, डिप्लॉइड है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये स्पर्मेटोगोनिया कैसा है, डिप्लॉइड है। और हमें पता है इसी स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल कहते हैं, या फिर इसी को नर जर्म कोशिका भी कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड सेट में हमें पता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं डिप्लॉइड कंडीशन में। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है मेरे भाई कि जनरली ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है तो इसके अंदर 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के। तो 2 सेट में टोटल हमें पता है कि 23 का एक सेट है, 23 का एक सेट है। तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉइड है। इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम अगर हम लोग देखें तो कितने होंगे, 46 होंगे। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जिसे मैं मेल जर्म सेल कह रहा हूं, ये माइटोसिस में जा रहा है। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये जो समसूत्री विभाजन है माइटोसिस है, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो जरा ध्यान से देखो कि अगर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 46 है तो मियोसिस के बाद एक और सेल बन रही है। मियोसिस के बाद एक और सेल माइटोसिस के बाद समसूत्री विभाजन के बाद एक और सेल बन रही है। इस सेल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में जाएगा, माइटोसिस में जाने के बाद ये क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, तो अगर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा, क्योंकि ये भी कैसा है भाई, डिप्लॉइड है। अब मैं यहां तक की बात मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये कहा कि ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में गया, माइटोसिस में जाने के बाद ये दो तरीके की सेल बनाएगा, एक ये और एक ये सेल। एक सेल जो कि बार बार डिवाइड करके क्या बना लेगी, स्पर्मेटोगोनिया, और कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। तो अगर मैं इसको मैं छोड़ दूं, मैंने ये कहा है कि ये स्पर्मेटोगोनिया जो है दो तरीके की होती हैं। एक तो होती हैं जो बार बार डिवाइड करके क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी। बाकी मैंने ये कहा है कि ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये एक डिवीजन में जाता है। इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं माइटोसिस। इस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। और इस माइटोसिस को हमने क्या कहा है, समसूत्री विभाजन कहा है, समसूत्री विभाजन कहा है। समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये जो माइटोसिस है ये कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा तो ये एक सेल बनाता है जिसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस से बन रहा है, और मुझे पता है कि किसके अंदर माइटोसिस हुई है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। तो ये भी डिप्लॉइड होगा, इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46 होगा। तो ये बात मुझे समझ में आ गई है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, प्राइमरी, यहां पे लिख देता हूं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे, या फिर इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ठीक, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ध्यान रखना, ये डिप्लॉइड होगी, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाती है अर्धसूत्री विभाजन में, जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस, और ये पहली मियोसिस में जाएगी जिसे कहेंगे मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में नाम से ही पता चल रहा है, अर्धसूत्री मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। इसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, इसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होना है मेरे भाई, हाफ होना है। तो मैंने ये बोला कि स्पर्मेटोगोनिया था, इसके अंदर माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन जब होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होगा, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये रिडक्शन डिवीजन से बन रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। यहां 46 था तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा, और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जिसे हम लोग द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे। ये हैप्लॉइड है, और इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23 होगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या करेगा, मियोसिस 2 में जाएगा। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब किस में जा रहा है, मियोसिस 2। और मैं बता दूं ये मियोसिस 2 बिल्कुल किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये समसूत्री की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है,
समसूत्री की तरह होता है। तो मैंने ये कहा कि ये जो मियोसिस 2 है ये किसकी तरह होता है, समसूत्री की तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। अगर यहां पे n था, 23 क्रोमोसोम थे, तो इससे एक स्ट्रक्चर बनेगा मियोसिस 2 के बाद जिसे कहेंगे स्पर्मेटिड, जिसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे, या फिर इसी को शुक्राणु पूर्व कहते हैं। ये जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा जो यहां पे था, क्योंकि मियोसिस 2 जो है वो किसकी तरह होता है, माइटोसिस, और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्पर्मेटिड है ये भी हैप्लॉइड होगा। इसके अंदर भी टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड है, अब ध्यान से समझना मेरी बात भाई, ये जो स्पर्मेटिड है ये एक प्रोसेस में जाता है, ये एक प्रोसेस में जाता है जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ध्यान से समझना, ये जो स्पर्मेटिड है ये एक प्रोसेस में जा रहा है जिसे मैं स्पर्मियोजेनेसिस कह रहा हूं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में लास्ट स्टेप जरा ध्यान से देखो, स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना यह कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मेरे, नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बताया है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जनरली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें छोटा छोटा माइन्यूट डिफरेंस क्या है क्लियर करके चलना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा है कि ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जाएगा और क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मुझे समझ में आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो मुझे समझ में आएगा स्पर्मेटोगोनिया है, इस वाले पार्ट को मैं भूल जाऊं तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में जा रहा है, समसूत्री विभाजन में जा रहा है, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है तो 46 क्रोमोसोम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। ये क्या बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना किससे है, माइटोसिस से, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ये भी डिप्लॉइड होंगे, क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 46 ही रहेगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली बार कहां जा रहे हैं, मियोसिस में, अर्धसूत्री विभाजन में जा रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, इससे दो कोशिकाएं बन रही हैं, दोनों ही कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, पहले कितनी थी, डिप्लॉइड थी, अब ये दोनों कोशिकाएं हैप्लॉइड हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, जिसे हम लोग द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है फिर मियोसिस 2 में जा रहा है, इससे दो कोशिकाएं बन रही हैं और इससे दो कोशिकाएं बन रही हैं, तो टोटल हमारे पास 4 कोशिकाएं बनी हैं, और इनसे मियोसिस 2 से जो 4 कोशिकाएं बनती हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड या फिर शुक्राणु पूर्व कहते हैं। ये जो स्पर्मेटिड है फिर डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि यहां पे जो प्रोसेस का नाम मैंने कहा है वो क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस है। और ये स्पर्मेटिड अभी देखो नॉर्मल सेल है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, स्पर्मियोजेनेसिस में जाने के बाद ये क्या बना रहे हैं, कुछ स्पेशल और विशेष प्रकार की संरचना बना रहे हैं जिसे हम स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म कहेंगे। तो एक बार ये बात हमें समझ में आ गई। अगर मैं ये पूछूं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 4। अगर मैं बोलूं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो 4। लेकिन मैं बोलूं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो 2। लेकिन अगर मैं बोलूं एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो 1 बनेंगे। तो मुझे यह बात समझ में आ गई कि ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होगा, 46 क्रोमोसोम होंगे, ये पहली बार मियोसिस फर्स्ट में जाएगा और 2 हैप्लॉइड सेल बनाएगा जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, और ये फिर मियोसिस 2 में जाएंगे और 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी जिसे स्पर्मेटिड कहेंगे। और ये स्पर्मेटिड से क्या बनना है, स्पर्मेटोजोआ बनना है। प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे शुक्र कायांतरण भी कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस को शुक्र कायांतरण भी कहते हैं। अब ये प्रोसेस रेगुलेट कौन करता है, तो सर्टोली सेल।
यही प्रोसेस जो अभी मैंने बताया है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। और ये स्पर्मियोजेनेसिस को रेगुलेट कौन करेगा? तो सर्टोली सेल करेंगी। तो सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती हैं जिसकी वजह से ये स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट होता है? एक मैच्योर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म। दोनों में अंतर क्या है? स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल है, इसके अंदर गतिशीलता नहीं है, लेकिन स्पर्मेटोजोआ कैसा है? मोटाइल है, ये गतिशील है। तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ? रफ करता हूं। मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस का है ये चल कहां पे रहा है? तो ये चल रहा है सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। और ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया की सेल हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया की सेल जो है डिवीजन में जा रही हैं, माइटोसिस में जा रही हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली कोशिका होगी जो कि मियोसिस में जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन में जाएगी, और मियोसिस में जाने के बाद ये बनाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगुणित होगी, हैप्लॉइड होगी, और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा, मियोसिस 2 होगी। अब हर एक स्पर्मेटिड जो है ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जाएगा और क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। अब ये स्पर्मेटोजोआ बना, तो ये स्पर्मेटोजोआ जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। तो बहुत ध्यान से समझो मेरे भाई कि मैंने ये कहा कि ये एक नॉर्मल सेल थी। इस नॉर्मल सेल को हमने क्या कहा है कि ये सेल कैसी है? हैप्लॉइड है। इसे हमने स्पर्मेटिड कहा। इसे हमने क्या कहा? स्पर्मेटिड कहा, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु पूर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुक्राणु पूर्व कहते हैं। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि ये जो शुक्राणु पूर्व है, स्पर्मेटिड है, इससे एक प्रोसेस में जा रहा है ये, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? स्पर्मियोजेनेसिस कहा है। स्पर्मियोजेनेसिस को हम लोग कहते हैं शुक्र कायांतरण। इसे क्या कहते हैं? शुक्र कायांतरण। तो ये जो शुक्र कायांतरण है, स्पर्मियोजेनेसिस है, इस प्रोसेस से एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे मैं स्पर्मेटोजोआ कह रहा हूं। अब इस स्पर्मेटोजोआ के अंदर ध्यान से देखो कि इसका स्ट्रक्चर हाईली स्पेशलाइज्ड है। इसकी जो संरचना है ये एक विशेष प्रकार की संरचना बन रही है। ये एक नॉर्मल सेल है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस, सबसे लास्ट स्टेप है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि जनरली ये एक नॉर्मल सेल है स्पर्मेटिड, इससे एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बहुत ही विशेष प्रकार की संरचना बन रही है। और ये जो विशेष प्रकार की संरचना है इसे स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमेट या फिर इसी को हम शुक्राणु कहते हैं। अब ये होता क्या है? इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से समझना। होता क्या है कि ये जो शुक्राणु होते हैं इनके 3 पार्ट होते हैं। एक तो इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। बहुत ध्यान से समझना, ये स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस में जाके क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ को। ये स्पर्मेटोजोआ में सबसे ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के बाद मुझे दिखाई देगा इसके पीछे एक हेड वाला रीजन होगा, हेड पार्ट होगा। हेड पार्ट के बाद मुझे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक नेक पार्ट होगा, नेक वाला हिस्सा होगा जिसे ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ये जो नेक है ये आगे जाके एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पोर्शन में खुलेगा। इस इंपॉर्टेंट पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल पीस कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं। तो मैंने ये कहा है एक ऊपर मुझे कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है स्पर्मेटोजोआ में। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। इस टोपीनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये जो एक्रोसोम है एक्चुअली में ये बना किससे है? गोल्जी बॉडी से। ध्यान से समझना, ये एक्रोसोम बना किससे है? गोल्जी बॉडी से बना है। और एक्रोसोम अगर गोल्जी बॉडी से बना है, मुझे पता है कि लाइसोसोम भी किससे बनते हैं? गोल्जी बॉडी से बनते हैं। तो ये एक्रोसोम भी गोल्जी बॉडी से बना है। और ये भी कैसा होगा? एनालॉगस होगा। किसकी तरह? इट इज एनालॉगस टू लाइसोसोम।
एनालॉगस टू लाइसोसोम, ये लाइसोसोम की तरह इसके क्या होंगे, फंक्शन होंगे। और हमें पता है कि लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, और इस लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर भी कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाएंगे, और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, और इन डाइजेस्टिव एंजाइम को हम कहते हैं स्पर्मलाइसिन्स। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मलाइसिन्स कहते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब हम स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शुक्राणु की जब संरचना देख रहे हैं, तो सबसे ऊपर मुझे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक टोपी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, संरचना जिसे मैं एक्रोसोम कह रहा हूं। इस एक्रोसोम को मैं समझ पा रहा हूं कि कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाती है, और ये गोल्जी बॉडी जो है ये अगर एक्रोसोम को बना रही है तो इस एक्रोसोम के अंदर मैंने क्या कहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि डाइजेशन का काम करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक्रोसोम किसके एनालॉगस है, लाइसोसोम। मतलब ये किसकी तरह फंक्शनैलिटी है इसकी, लाइसोसोम की तरह, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो एक्रोसोम है यहां पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाएंगे ये तीन तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, ये तीन तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। पहला जिसे हम लोग कहते हैं हायल यूरोनिडेज, पहला होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हायल यूरोनिडेज कहते हैं। ये पहला हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि एक्रोसोम के अंदर होगा। दूसरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहते हैं। और तीसरा जो एंजाइम होगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा एंजाइम होगा जिसे हम लोग कहते हैं जोनालाइसिन, जिसे हम लोग कहते हैं जोनालाइसिन, या फिर इसी को एक्रोसिन कहते हैं। इस जोनालाइसिन को और क्या कहते हैं, एक्रोसिन कहते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि एक्रोसोम वाले हिस्से में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, और इन डाइजेस्टिव एंजाइम को हमने स्पर्मलाइसिन कहा है। ये स्पर्मलाइसिन कौन कौन से हैं, एक हायल यूरोनिडेज है, दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है जोनालाइसिन। और ये जो जोनालाइसिन है इसे हम लोग एक्रोसिन भी कहते हैं। हालांकि ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जब स्पर्मेटोजोआ जो शुक्राणु है ये जब ओवम से जाके फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज करेगा, तो फीमेल गैमेट के ऊपर जो चारों तरफ से लेयर होती हैं, इन लेयर को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, एक्रोसोम के अंदर ये एंजाइम करेंगे। तो इनका फंक्शन मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मुझे ये समझ में आ गया कि इस स्पर्मेटोजोआ की संरचना में देख रहा हूं तो सबसे ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, टोपी नुमा संरचना है जिसे मैं एक्रोसोम कह रहा हूं। ये बना है गोल्जी बॉडी से, ये एनालॉगस है लाइसोसोम के क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम को मैं स्पर्मलाइसिन कह रहा हूं। तीन स्पर्मलाइसिन मुझे नजर आ रहे हैं, हायल यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन। उसके बाद जो मुझे पार्ट दिखाई देगा इसे कहेंगे हम लोग हेड पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं सिरा। ये जो हेड पार्ट होता है इस हेड पार्ट के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इस हेड पार्ट के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, क्रोमैटिन हो सकते हैं। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, क्रोमैटिन हो सकते हैं, और इस क्रोमैटिन के अंदर क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, अनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं। तो इन क्रोमैटिन के अंदर क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल या फिर अनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया कहां जा रहा है, तो हेड वाले रीजन में पाया जा रहा है। हेड के बाद जो रीजन आता है इसे हम कहते हैं नेक रीजन। हेड के बाद वाला जो रीजन है इसे कहते हैं नेक रीजन, जिसे ग्रीवा कहते हैं। तो ये जो नेक रीजन होता है इस नेक रीजन में कुछ सेंट्रियोल पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये सेंट्रियोल हमेशा ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये सेंट्रियोल कैसे होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं, इसीलिए सेंट्रियोल को हम लोग डिप्लोसोम भी कहते हैं।
ये जो सेंट्रियोल हैं इनका अरेंजमेंट परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये एक सेंट्रियोल है तो ये दूसरा सेंट्रियोल है तो इसके लंबवत अरेंजमेंट होगा, और ये जो सेंट्रियोल है हमेशा पेयर में होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिप्लोसोम भी कहते हैं। ये सेंट्रियोल जो है पेयर में होते हैं इसीलिए डिप्लोसोम कहते हैं। ये जो सेंट्रियोल हैं इन सेंट्रियोल को या फिर डिप्लोसोम को, इन सेंट्रियोल को या फिर डिप्लोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तारक केंद्र। हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। तो यहां पे दो तारक केंद्र पाए जाएंगे, तारक केंद्र पाए जाएंगे, और ये जो दो तारक केंद्र होंगे एक मुझे ऊपर की तरफ दिख रहे हैं जिसे मैं क्या कहूंगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हैं, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हैं, ये ऊपर वाले इन्हें मैं क्या कहूंगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो मैं इसे कहां पे लेवल करूं, तो मैं यहां पे लेवल कर दे रहा हूं। ये ऊपर मुझे जो दिखाई देंगे इन्हें मैं क्या कहूंगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहूंगा, या फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, समीपस्थ। इसे हम क्या कह सकते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र या फिर तारकाय, तारक केंद्र या फिर तारकाय। तो समीपस्थ तारक केंद्र होता है, और एक जो दूसरा वाला मुझे दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल कहेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दूरस्थ तारक केंद्र कहेंगे। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि नेक वाले रीजन में दो पेयर सेंट्रियोल हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जिसे समीपस्थ तारक केंद्र कह रहे हैं, और दूसरा पेयर जो नीचे की तरफ है इसे डिस्टल सेंट्रियोल या फिर दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। अब ये जो दूरस्थ तारक केंद्र है इसके बाद अगर तुम देखोगे तो मिडिल पीस आ जाएगा। ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड पीस कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं। इस मिडिल पीस के अंदर, इस मिडिल पीस के अंदर कुछ स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, इस मिडिल पीस के अंदर कुछ स्पाइरली अरेंज क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ये स्पाइरल अरेंजमेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरीके से। ये जो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं इस तरीके से पाए जाएंगे मिडिल पीस में। और ये जो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इन स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग नैबेन कर्ण कहते हैं। इनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नैबेन कर्ण कहते हैं। तो ये स्पाइरली अरेंज्ड मुझे क्या दिखाई देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देंगे। और ये जो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे, इनके अरेंजमेंट को हम लोग नाम देंगे नैबेन कर्ण। इनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, नैबेन कर्ण कहेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे नैबेन कर्ण। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये जो मिडिल पीस वाला रीजन है यहाँ पे कुछ स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इनका स्पाइरल अरेंजमेंट, इनका स्पाइरल अरेंजमेंट जो है इसे हम लोग कहते हैं नैबेन कर्ण। क्या कहते हैं, इसके स्पाइरल अरेंजमेंट को माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग नाम देते हैं नैबेन कर्ण कहते हैं, नैबेन कर्ण कहते हैं। तो मैंने ये कहा है कि मिडिल पीस के अंदर कुछ स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, और इन माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट है इसे नैबेन कर्ण कहेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि जो स्पर्म का टेल होता है, इस टेल के लिए, इस टेल की मोटेलिटी के लिए, इसके मूवमेंट के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, ऊर्जा के सोर्स का, ऊर्जा के स्रोत का काम करते हैं, एनर्जी सोर्स का काम करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। अब जरा ध्यान से देखो कि यही जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इसी डिस्टल सेंट्रियोल से कुछ एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं। इसी डिस्टल सेंट्रियोल से कुछ क्या निकलेंगे, फिलामेंट निकलेंगे। और ये जो फिलामेंट है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। तो यहां से कुछ फिलामेंट निकल रहे हैं, इन फिलामेंट को क्या कहेंगे, एक्सियल फिलामेंट। और यही एक्सियल फिलामेंट हमें पता है एक्सोनीम बनाते हैं, और फाइनली यहाँ पे क्या बनेगी, टेल बनेगी। एक यहाँ पे क्या बनती है, टेल बनती है। तो तीसरा जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
टेल कहते हैं, और इस टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से मिलनी है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलनी है। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि यही जो एक्सियल फिलामेंट हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। ये एक्सियल फिलामेंट जो है ये किसका निर्माण कर रहे हैं, टेल का निर्माण कर रहे हैं। यही डिस्टल सेंट्रियोल जो है, मुझे पता है कि सेंट्रियोल से क्या बनता है, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है। तो ये फ्लैजिला निकलेगा और इसके चारों तरफ से ये एक्सियल फिलामेंट फ्लैजिला को भी क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। अब मुझे एक चीज और समझनी है कि ये जो स्पर्मेटोजोआ है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी। ये जो स्पर्मेटोजोआ है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी, एक परत होगी, और इस परत को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या फिर जीव द्रव्य झिल्ली कहेंगे। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये जो पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है, ये जो शुक्राणु की संरचना है, इसको एक बार हम एनसीईआरटी के डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये एक बेसिक डायग्राम जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम, एक्रोसोम के बाद मुझे ये दिखाई देगा जिसे हम लोग हेड पोर्शन कहेंगे, हेड के बाद मुझे नेक दिखाई देगा, और नेक के बाद मुझे ये सारी चीजें दिखाई देंगी कि नेक वाले पोर्शन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, समीपस्थ तारक केंद्र है, और एक क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल है जिसे दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। मिडिल पीस के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नैबेन कर्ण कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के स्रोत का काम करता है, ऊर्जा का स्रोत या फिर हम कह सकते हैं टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। और इसी डिस्टल सेंट्रियोल से कुछ एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं जिन्हें अक्षीय तंतु कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय तंतु कहते हैं। ये जो अक्षीय तंतु हैं यहीं से क्या निकलेंगे, फ्लैजिला निकल रहे हैं जिसे मैं टेल कह रहा हूं। तो ये स्ट्रक्चर है, और मुझे अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम मुझे नजर आएगा। तो इस एनसीईआरटी के डायग्राम में तुम जरा ध्यान से देखो कि सबसे बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एक्रोसोम कह रहे हैं। एक्रोसोम के बाद बीच में हमें क्या दिख रहा है, हेड। हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन और जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ हैं। साथ ही साथ बीच वाला पोर्शन मुझे नेक दिखाई दे रहा है। इस नेक वाले रीजन में मैंने पहले ही बता दिया सेंट्रियोल होंगे, तारक केंद्र होंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। इनका काम क्या है ये हम लोग आगे देख लेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का मिडिल पीस के अंदर, इसे हमने नैबेन कर्ण कहा है। क्या कहा है, नैबेन कर्ण कहा है। और हम देख सकते हैं कि ये डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट निकलेंगे, और इसी एक्सियल फिलामेंट से क्या निकलेंगे, ये टेल निकल रहे हैं, ये टेल एराइज कर रहे हैं। तो ये स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हमने आज स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को देखा, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है ये किस तरीके से होती है, और किस तरीके से स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जाता है, शुक्र कायांतरण में जाता है और एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मुझे क्लियर हो जाता है। तो मैंने अभी क्या समझा, स्पर्मेटोजेनेसिस समझा। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें पता है कि फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है, सर्टोली सेल्स करते हैं। ये कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे अगले टर्न पे। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये सर्टोली सेल्स जो है किस तरीके से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु जनन में तंत्रिका तंत्र की क्या क्या रोल है। तो मैं ये समझूंगा कि इसके हार्मोनल कंट्रोल क्या हैं। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे, किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हार्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज हम लोग इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से जो है, ये एक डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया है जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम है कि किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, फिर सेकेंडरी बना रहा है, फिर स्पर्मेटिड बना रहा है, फिर स्पर्मेटोजोआ बना रहा है। तो इस डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इनको करने के बाद हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करेंगे तो उसके बाद कल हम लोग नीट में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
और यहाँ पे मैं चेक करूंगा और हम लोग यहाँ पे क्या करते रहेंगे, उसको एनालाइज करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और हम लोग जो है कल इसके आगे की बात को डिस्कस करेंगे और फाइनली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करेंगे।